नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव आज आपके सामने रीट 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्रीकल्चर से संबंधित या कृषि से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, जो कृषि से संबंधित है वो 3-4 क्वेश्चन जनरली आपके रीट वगैरह में देखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ अपने राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट्स हैं। तो राजस्थान में जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका 1 नंबर जो इंस्टीट्यूट है सरसों अनुसंधान निदेशालय। कौन सा? सरसों अनुसंधान निदेशालय। सरसों अनुसंधान निदेशालय दोस्तों कहां पे है? निदेशालय। इसकी जो लोकेशन है सेवर भरतपुर में। कहां पे है? अपने राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं सेवर की जो लोकेशन है दोस्तों वो कहां पे है? भरतपुर में। कहां पे है? भरतपुर। पहला और सुप्रसिद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा इसी से संबंधित आता अपना जो अजमेर में है। कौन? कहां पे है? अजमेर में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान, बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान वो आपका कहां पे है? तबीजी अजमेर। कहां पे दोस्तों? तबीजी। देखो यहां जो आंसर आता है इसका अजमेर जिला अपने को याद रखना है। कौन सा याद रखना? अजमेर। एक गांव पड़ता है अजमेर में, डुमाड़ा। कौन सा पड़ता है दोस्तों? डुमाड़ा। कई बार अपने एग्जाम में डुमाड़ा अजमेर मिलता है, कई बार तबीजी अजमेर। डुमाड़ा ग्राम है, तबीजी तहसील है। तबीजी तहसील। और किस जिले में पड़ती है दोस्तों? ये पड़ती है अजमेर में। कहां पड़ते हैं दोस्तों? अजमेर में। बीजीय मसाला, कौन से मसाले? बीजीय मसाला। जैसे अपन जीरा है बीज के रूप में काम लेते हैं, धनिया है, सौंफ है, मेथी है, ये आपके बीजीय मसाला होते हैं। मिर्च बीजीय मसाला नहीं है, नहीं आपका हल्दी वो बीजीय मसाला दोस्तों। जीरा है, धनिया है, सौंफ है, मेथी है, जिसके अपन बीज मसालों के रूप में काम में लेते हैं। तो याद रखना वो कहां पे? डुमाड़ा अजमेर में है। डुमाड़ा तबीजी अजमेर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो CSWRI का मतलब होता है केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो अपना है अनुसंधान सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर की लोकेशन है मालपुरा। और मालपुरा पड़ता आपका टोंक में। अविकानगर मालपुरा टोंक। ये आपके 3 बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हो गए। इसके बाद में मैं चौथे इंस्टीट्यूट की बात करता हूं जो आपका खजूर अनुसंधान संस्थान है। कौन सा? खजूर अनुसंधान संस्थान। तो खजूर अनुसंधान संस्थान वो अपना है बीकानेर में दोस्तों। कहां पे है? बीकानेर। कहां पे है? बीकानेर। बीकानेर में देखना बहुत से अनुसंधान संस्थान है। खजूर अनुसंधान संस्थान है तीसरा। उसके नेक्स्ट चौथा आपका 5वां आता है बेर अनुसंधान संस्थान। बेर अनुसंधान संस्थान वो भी कहां पे दोस्तों? बीकानेर में। कहां पे है? बीकानेर में। एक फिर आपका पूछा जाता है ऊंट अनुसंधान, ऊंट या उस्तर अनुसंधान संस्थान। घोड़ा अनुसंधान, ऊंट अनुसंधान संस्थान जो है दोनों के दोनों बीकानेर में है। और लोकेशन है जोहरबीर बीकानेर। ऊंट घोड़ा अनुसंधान संस्थान दोनों के दोनों कहां पे दोस्तों? घोड़ा अनुसंधान संस्थान भी अपना कहां पे? जोहरबीर बीकानेर में ही है। खजूर अनुसंधान संस्थान बीकानेर, बेर अनुसंधान संस्थान बीकानेर, ऊंट व घोड़ा अनुसंधान संस्थान जोहरबीर बीकानेर। और वहीं पे खजूर का जीन बैंक भी है दोस्तों, बीकानेर में ही है। कहां पे? खजूर का जीन बैंक बीकानेर। तो एक बार पुणे में जो आपको इंस्टीट्यूट है उनको रिवाइज कर रहा हूं। नेक्स्ट आगे की तरफ चलूंगा। सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां पे दोस्तों? सेवर भरतपुर में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान डुमाड़ा की लोकेशन तबीजी अजमेर। CSWRI केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक है। उसके बाद में आपका आता है खजूर अनुसंधान संस्थान बीकानेर। खजूर का जीन बैंक है वो भी कहां पे दोस्तों? बीकानेर में। देन बात करते हैं ऊंट व घोड़ा अनुसंधान संस्थान वो भी कहां पे है? जोहरबीर बीकानेर में। नेक्स्ट आपके जो आगे इंस्टीट्यूट है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं।
जो आपका आएगा खजूर से संबंधित। खजूर से संबंधित मतलब खजूर की पौधशाला कहाँ पे स्थित है? टिश्यू कल्चर के द्वारा इसकी पौध तैयार करते हैं। खजूर की बहुत अच्छी पौध तैयार हो रही है वर्तमान समय में। अच्छा है, वो आपका जोधपुर में होती है भैया। कहाँ पे होती है? जोधपुर में। खजूर पौधशाला, खजूर पौधशाला, खजूर पौधशाला। उसमें आपको घुमा फिरा के दे सकता है कि खजूर की उत्तक संवर्धन के द्वारा, किसके द्वारा? उत्तक संवर्धन के द्वारा पौध या पौधशाला नर्सरी जो स्थापित है या तैयार की जाती है। तो खजूर पौधशाला आपकी जोधपुर में दोस्तों। कहां पे है? जोधपुर में। कहां पे है? जोधपुर में। देन फिर आता है खजूर का एक्सीलेंस रिसर्च सेंटर। किसका? एक्सीलेंस रिसर्च सेंटर। एक्सीलेंस रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर वो भी कहां पे है? सेंटर। ये दोस्तों समरा ग्राम, सगरा ग्राम, सगरा ग्राम आपका जैसलमेर में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। बीकानेर में एक इंस्टीट्यूट और है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा इंस्टीट्यूट है। वो कौन सा है? केंद्रीय शुष्क, केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी, केंद्रीय शुष्क सेंटर एरिड हॉर्टिकल्चर, शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान। वो कहां पे दोस्तों? वो भी बीकानेर में है। कहां पे है? बीकानेर में। वैसे उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान आपका होता है वो लखनऊ में, लेकिन ड्राई वाला है, शुष्क वाला वो कहां पे है? बीकानेर। जैसे खजूर है, बेर, जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना अपने राजस्थानी शुष्क जलवायु के, उनका जो अनुसंधान संस्थान है वो कहां पे है? बीकानेर में दोस्तों। कहां पे है? बीकानेर में। फिर आपका केंद्रीय शुष्क, केंद्रीय शुष्क या मरु काजरी, CAZRI सेंट्रल एरिड जोन, यानी केंद्रीय शुष्क या मरु क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान वो जोधपुर में। कहां पे है? जोधपुर में। कहां पे दोस्तों? जोधपुर। यानी कि काजरी है वो कहां पे है? जोधपुर। और वहीं पे आफरी है। कहां पे है? जोधपुर में भी आफरी। यानी एरिड फॉरेस्ट, शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान, शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान वो भी कहां पे है? जोधपुर में। आफरी और काजरी दोनों ही जोधपुर में दोस्तों। आफरी और काजरी दोनों ही लोकेशन कहां पे है? जोधपुर में। लेकिन केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी ड्राई हॉर्टिकल्चर, जो एरिड हॉर्टिकल्चर है वो कहां पे है? एरिड हॉर्टिकल्चर, CIAH सेंट्रल एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहां पे? आपका बीकानेर में दोस्तों। देन एक्सीलेंट रिसर्च सेंटर फॉर खजूर की बात की किसकी थी दोस्तों? खजूर। तो खजूर वाला कहां पे? वो भी सगरा ग्राम जैसलमेर में। खजूर पौधशाला कहां पे स्थित है? जोधपुर में। देखो खजूर अनुसंधान संस्थान बीकानेर में, खजूर का जिनबे बीकानेर में, खजूर की पौधशाला जोधपुर में। उसका एक एक्सीलेंट रिसर्च सेंटर खोला गया, वो कहां पे? अपना जैसलमेर में। कहां पे दोस्तों? जैसलमेर में। देन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात करता हूं आपका एक्सीलेंट रिसर्च सेंटर की। एक्सीलेंस रिसर्च सेंटर, एक्सीलेंस रिसर्च सेंटर है उनकी मैं बात करता हूं। तो अलग अलग फसलों की अलग अलग देखो इसमें आपका आता है सबसे पहले अनार का आता है। किसका? अनार का। खजूर की अपनी बात हुई। अनार व ड्रैगन फ्रूट, किसकी बात करते हैं? ड्रैगन फ्रूट की बात करते हैं। अनार व ड्रैगन फ्रूट का सेंटर एक्सीलेंट रिसर्च सेंटर है वो डिंडौल बस्सी में। कहां पे दोस्तों? डिंडौल बस्सी, डिंडौल बस्सी, डिंडौल बस्सी। बस्सी किसकी तहसील है? जयपुर की है दोस्तों। किसकी है? जयपुर की है। डिंडौल बस्सी के अंतर्गत है। देन बात करते हैं एक्सीलेंस रिसर्च सेंटर, एक्सीलेंस रिसर्च सेंटर। दूसरा आपके बात करते हैं खजूर की। किसकी बात करते? सॉरी, खजूर का आपका कहां पे है? सगरा ग्राम जैसलमेर। फिर बात करते हैं अमरूद। किसकी बात करते हैं? अमरूद। तो अमरूद वाला है देवड़ावास टोंक में। कहां पे है? देवड़ावास टोंक। देवड़ावास की लोकेशन कहां पे है? टोंक में दोस्तों। कहां पे है? टोंक में। फिर बात करते हैं आम की। एक्सीलेंस रिसर्च सेंटर फॉर आम, आम का है खेमरी धौलपुर में। कहां पे? खेमरी। खेमरी की लोकेशन है धौलपुर। कहां पे दोस्तों? धौलपुर में। खेमरी की लोकेशन कहां पे है? धौलपुर के अंदर है। कहां पे साथियों? देखो
अमरूद का जो अनुसंधान संस्थान एक्सलेंट रिसर्च सेंटर है वो देवड़ावास टोंक में, आम का एक्सलेंट रिसर्च सेंटर वो खेमरी धौलपुर में, खजूर का एक्सलेंट रिसर्च सेंटर सगरा ग्राम जैसलमेर में। देन अनार व ड्रैगन फ्रूट का एक्सलेंट रिसर्च सेंटर है वो दोस्तों कहाँ पे है, डिडौल बस्सी में। कहाँ पे है, डिडौल बस्सी में। यहाँ से काजी बहुत बार पूछा जाता है, सब बच्चों का सही होता है, जोधपुर में होता है। आपने भी कहाँ पे, जोधपुर में। आपने भी कहाँ पे, जोधपुर में। लेकिन खजूर की जो उत्तक संवर्धन या पौधशाला का जिक्र कर दे तो आपका आंसर कहाँ होना चाहिए, जोधपुर होना चाहिए साथियों। कहाँ होना चाहिए, जोधपुर। देन मैं बात करता हूँ राजस्थान के कुछ इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण ये आपके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर से संबंधित, उनकी चर्चा होगी। अब बात करता हूँ मैं फसलों से संबंधित। किससे संबंधित करता हूँ, फसलों से संबंधित। तो आपके सबसे पहले जो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से खरीफ और रबी की फसल है। किसका क्वेश्चन आ जाता है, खरीफ व रबी की फसलें हैं। और एक आता है दलहन तिलहन फसलें हैं। कौन सी, दलहन तिलहन फसलें हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है या नहीं है। पिछले कई बार मैंने एग्जाम्स में भी देखा है, यहाँ से किन में से रबी की फसल है या नहीं है, दलहन फसल है या नहीं है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन से आते हैं उनके अंदर मैं बात करता हूं। सबसे पहले आपकी क्रॉप से, फसल से संबंधित है। तो फसल से संबंधित है वो किस प्रकार का आता है देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ व रबी ऋतु की। खरीफ ऋतु की कौन कौन सी फसलें हैं और रबी की कौन सी, इन दो में से आता है सबसे ज्यादा रबी ऋतु की फसलें। रबी की कौन सी और खरीफ की कौन सी। देखो साथियों, अभी जो अपना मौसम चल रहा है रेनी मौसम चल रहा है। कौन सा चल रहा है, रेनी। यानी वर्षा जब होती है उसके साथ अपन उसकी बुआई करते हैं। सब की सब कौन सी होती है, खरीफ वाली। और जो सर्दियों में दीपावली के आसपास में अपन बुआई करते हैं वो होती है रबी वाली। होली के आसपास में जिसकी अपन कटाई करते हैं, दीपावली से पहले कटाई कर लेते हैं, वो रबी वाली। खरीफ वाली होती है जिसकी दीपावली से पहले अपन कटाई करते हैं और वर्षा ऋतु शुरू होती है तब अपन बुआई करते हैं। इसकी बुआई कब करते हैं, दीपावली के आसपास में अपन बुआई करते हैं, होली के आसपास में अपन इसके क्या कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं। यहाँ मैं बात करता हूँ सबसे पहले खरीफ के अंदर बाजरा होता है। कौन सा होता है, बाजरा है। उसके बाद में आपका आता है मूंगफली। कौन सा आता है, मूंगफली। मूंगफली के बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट आती है मक्का। मक्का के बाद में आती है ज्वार। ज्वार के बाद में आता है आपकी दलहन फसलों में मूंग है, मोठ है, मूंग है, मोठ, चौला है, गंवार है, तिल है। ये क्या आपकी खरीफ वाली मुख्य फसलें, खरीफ की मुख्य फसलें। बात करते हैं इसके बाद में रबी वाली। रबी वाली में सबसे पहले आपका आता है गेहूं और जौ। दो फसलें आती है, गेहूं व जौ। उसके बाद में मैं बात करता हूं आपका सरसों। कौन सी आती है, सरसों चना। कौन सी आती है, सरसों चना। ये चार मुख्य फसलें। उसके बाद में मटर आती है। क्या आती है, मटर। अब बात करते हैं कुछ दलहन फसल और रहेगी, जैसे अरहर है वो भैया, अरहर व उड़द दोनों ही खरीफ की फसल है। अरहर व उड़द किस ऋतु की है, खरीफ की है। एक मसूर होती है। कौन सी होती है, मसूर रबी की है। मसूर किसकी है, रबी की। ध्यान रखना, मटर, मसूर, चना तीनों दलहन फसल की श्रेणी में आती है। तीनों की तीनों किसमें होती है, रबी की होती है। उड़द, अरहर, मूंग, मोठ, चौला, गंवार, तिल आपका जो होता है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का। देन आपका इसके अंदर मूंगफली। ये आपकी खरीफ की फसलें होती है। किस ऋतु की होती है, खरीफ की। अब यहाँ से जो जनरली क्वेश्चन आएगा वो मैं बता दूं आपको, मूंगफली किसका आएगा, मूंगफली किस ऋतु की फसल है, खरीफ की है। वर्षा ऋतु की फसल है, खरीफ की फसल है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है दोस्तों सरसों और चने में से आता है। किसमें आता है, सरसों और चना किस ऋतु की फसल है, रबी की फसल है या नहीं है तो सरसों और चना ऑप्शन में देख लेना। वैसे गेहूं, जौ, सरसों, चना, मसूर, अरहर, मैंने इतने नाम बता दिए, लेकिन मुख्य रूप से सरसों और चने के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप करता है। खरीफ की फसल है या नहीं है, उसमें मूंगफली का विशेष ध्यान रखना साथियों। किसका याद रखना, मूंगफली का। देन बात करता हूं यहाँ से एक चीज और आ जाती है, मावट आ जाती है आपकी। क्या आ जाती है, मावट जो शब्द है, वैसे तो आप लोगों को याद है, मावट यानी दिसंबर जनवरी के माह में होने वाली वर्षा को अपन क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। मावट किस समय होती है, दिसंबर जनवरी में होती है दोस्तों। किस समय होती है, दिसंबर जनवरी में होने वाली जो वर्षा को अपन क्या कहते हैं, मावट। मावट किन विक्षोभों से होती है, मावट के विक्षोभ पूछे जाते हैं। मावट हमेशा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। बहुत सुप्रसिद्ध क्वेश्चन है। किस विक्षोभों से होती है, पश्चिमी विक्षोभों से होती है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभों से होती है। मावट किन विक्षोभों से होती है, पश्चिमी विक्षोभों से होती है। मावट किस समय वर्षा, दिसंबर जनवरी के माह में होने वाली वर्षा को अपन क्या कहते हैं, मावट।
फिर जो मावट में क्वेश्चन आता है वो आता है कि मावट किन फसलों के लिए लाभदायक व गुणकारी होती है। तो ये जो मावट है वो रबी वाली फसलों के लिए गुणकारी होती है। किस ऋतु के लिए गुणकारी होती है? रबी वाली। तो ऑप्शन में अपने को देखना है गुणकारी, लाभदायक, जीवनदायी, कैसा भी शब्द आ जाए, कैसा आ जाए? गुणकारी हो सकती है, गुणकारी, लाभदायक हो सकती है, जीवनदायी हो सकती है। क्या हो सकती है? जीवनदायी होती है। मावट किन फसलों के लिए जीवनदायी होती है? रबी वाली फसलें। तो ध्यान रखना, रबी वाली फसलें या तो सीधा सीधा आपको रबी मिल जाए या उसमें से गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, मसूर, इनमें से अपने को सबसे ज्यादा मिलता है गेहूं व सरसों, चना। क्या आता है दोस्तों? सरसों, चना और गेहूं, इन तीन फसलों के अंदर आता है। गन्ना एक 12 महीने की फसल होती है, लॉन्ग डे प्लांट होता है। और धान होता है मुख्य रूप से उष्ण जलवायु के अंदर आता है, यानी खरीफ ऋतु के अंदर आता है, लेकिन तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। धान को भी तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है, टमाटर को तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। गन्ना 12 मासी क्रॉप है। गन्ना कितने महीने की क्रॉप होती है? जनरली 12 महीने की क्रॉप होती है, तो वो तीनों ऋतुओं के अंतर्गत आ जाती है। तो ध्यान रखना, मावट का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बनता है, किस माह में होती है? दिसंबर जनवरी में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट। मावट किन विक्षोभों से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। मावट किन फसलों के लिए गुणकारी, जीवनदायी है या नहीं है? है तो रबी वाली फसलों के लिए, और किन के लिए नहीं है? खरीफ वाली फसलों के लिए नहीं है। यहीं पे फिर एक क्वेश्चन और आ जाता है मावट कैसे संबंधित। दिसंबर जनवरी में पाला भी पड़ता है दोस्तों। क्या पड़ता है? पाला। तो पाला जो पड़ता है ये सुप्रसिद्ध क्वेश्चन है, मावट वाला खरीफ रबी की फसल है या नहीं है, इस प्रकार का जनरल क्वेश्चन यहाँ से देखा जाता है। देन बात करते थे पाले से संबंधित। तो पाला क्या है? पाला क्या है आप सभी को पता है? पाला बर्फ यानी पानी या जल जो वाष्प होता है वो बर्फ की पतली परत के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। पाला या तुषार, पाला या तुषार, पाला या तुषार किसे कहते हैं? पाला व तुषार दिसंबर जनवरी के माह में, किस माह में? दिसंबर जनवरी के माह में, जनवरी के माह में जो पानी या जल वाष्प, पतली पानी व जल वाष्प बर्फ की पतली परत के रूप में जमा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? पाला या तुषार कहते हैं। दोस्तों पाले व तुषार से प्रभावित होने वाली फसलें हैं। इससे प्रभावित होने वाली फसलें, प्रभावित होने वाली फसलें, तो प्रभावित फसलें कौन कौन सी हैं? अपन बात करेंगे रबी वाली सभी प्रभावित होती है। कौन सी होती है? रबी वाली। रबी वाले में भी कौन सी प्रभावित होंगी? जिसकी पत्तियां चौड़ी होंगी। कौन सी होंगी? जिसकी पत्तियां क्या होती है? चौड़ी होती है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। यानी प्रभावित या इसके प्रति संवेदनशील है, पाले के प्रति संवेदनशील है। संवेदनशील मतलब पाले से उसमें नुकसान होने वाली फसल है। तो कौन कौन सी होती है? जिसकी चौड़ी पत्तियां होती है वो सबसे पहले प्रभावित होती है। रबी के अंदर सबसे पहले प्रभावित होती है आपका चना, सरसों। चना व सरसों दो फसलें बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। गेहूं जो कम प्रभावित होता है, न के बराबर प्रभावित होता है, सकरी पत्ती में आता है, चौड़ी पत्ती में सरसों व चना। उसके साथ साथ में अपन याद रखेंगे सब्जियों में टमाटर, टमाटर भी प्रभावित होता है, देन मटर भी प्रभावित होता है। आपकी जो फसलें आती है उसमें दलहन में चना, तिलहन में सरसों, सब्जियों में टमाटर सबसे पहले प्रभावित होता है। फल वृक्षों में होता है वो पपीता होती है दोस्तों। फल वृक्षों में कौन? पपीता सबसे पहले प्रभावित होती है। सेकंड नंबर पे केला प्रभावित होता है। केला अपने राजस्थान में वैसे नहीं होता, साउथ इंडिया में होता है, तो याद रखना पपीता तब साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन पाले से प्रभावित होने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? इसके प्रति संवेदनशील, प्रभावी व संवेदनशील फसलें हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। चने के ऊपर पड़ेगा, सरसों के ऊपर पड़ेगा। ऑप्शन में एक ही मिलेगा, डबल नहीं मिलेगा। उपरोक्त सभी भी आंसर जाए तब मल्टीपल मिल सकता है। टमाटर प्रभावित होता है, पपीता व केला से प्रभावित होता है। ये पाले का प्रभाव सर क्यों पड़ता है? उसे पौधा क्यों नष्ट हो जाता है? तो इसका मतलब देखो, जब पानी का आयतन क्या होता है? कम होता है साथी, और बर्फ की तुलना में पानी का आयतन क्या होता है? कम होता है। बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। जैसे ही पानी है वो बर्फ के रूप में जमा होना शुरू हो जाएगा। जो पौधों की पत्तियां होती है ना, उसके अंदर पानी जमा होता है। पौधे का जो भाग होता है लगभग 80 से 90% उसमें पानी होता है, और पानी का उसके अंदर समावेश होता है। और जैसे उसका आयतन बढ़ेगा तो पत्तियां क्या हो जाती है? फट जाती है। बाहरी जो क्यूटिकल वगैरह होती है, झिल्ली वगैरह फट जाती है। फट जाएगी तो भैया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पौधा भोजन नहीं बना पाता है, और धीरे धीरे क्या होता है? उसकी पत्तियां जली हुई अपने को नजर आती है, सूख जाता है। तो इसी कारण पाले से या तुषार से पौधा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, जला हुआ अपने को नजर आता है। तो बर्फ का आयतन ज्यादा होता है, पानी का आयतन कम होता है। फिर इसमें आपको पूछ सकता है कि पाले से बचाव के लिए
बचाव के लिए अपने को क्या क्या उपाय करना, या बचाव या उपाय आपको पूछ सकता है। तो पहला और अंतिम बचाव अपने को याद रखना है, वो आता है इसमें बचाव के लिए H2SO4। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कहें या एसिड कहें, सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल की 0.1% मात्रा की 0.1% मात्रा का आप छिड़काव करें या स्प्रे करें। क्या करें? छिड़काव करें या स्प्रे करें। पाले से बचाव के लिए या फसल को बचाने के लिए किसका छिड़काव करना, किसका स्प्रे करना या किसका प्रयोग करना? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का तेजाब आता है दोस्तों। 0.1% मात्रा का अपने को क्या करना? बार बार स्प्रे करना 5-7 दिन के अंतराल पे। जब पाला पड़ने की उम्मीद हो तो अपने को क्या करना? उससे पहले अपनी फसल पे H2SO4 का स्प्रे कर देना। मात्रा 0.1% अपने को याद रखनी है। देन बात करते हैं इसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। खरीफ रबी की बात होगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं कुछ दलहन और तिलहन फसल। खरीफ और रबी की दलहन तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं? तो शुरुआत करते हैं दलहन तिलहन फसलों की, कि वहां से आपको जनरली क्वेश्चन मिल जाता है। तो किस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है वो अपन देखते हैं। तो दलहन तिलहन की बात करते हैं। जैसे खरीफ रबी की एक साथ में अपन ने की थी, तो खरीफ की दलहन फसलें, किसकी? खरीफ की दलहन फसलें। खरीफ दलहन फसलें कौन कौन सी हैं? तो खरीफ में आपका मूंग होता है दोस्तों, मोट होता है, और आपका चमला होता है। चमला के बाद में अरहर होता है, अरहर, उड़द। ये आपकी खरीफ ऋतु की दलहन फसलें हैं। किस ऋतु की है? खरीफ ऋतु की दलहन फसलें हैं। खरीफ की तिलहन फसलें, खरीफ की कौन सी? तिलहन फसलें। तो तिलहन फसलों में खरीफ के अंदर सबसे पहले आती है मूंगफली। कौन सी आती है? मूंगफली। और दूसरे नंबर पे आती है आपकी तिल। कौन सी आती है दोस्तों? तिल। बात करते हैं रबी की दलहन फसल। रबी की प्रमुख दलहन फसल है चना दोस्तों। कौन सी है? चना। और उसके बाद में अपने को याद रखना मटर व मसूर। कौन सी होती है? मटर व मसूर। दो और रहती है, दोनों रबी की फसलें होती हैं। देन रबी की तिलहन फसल, रबी की तिलहन फसल है। तो रबी की तिलहन फसल दोस्तों सरसों होती है। कौन सी होती है? सरसों। सरसों चना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों। निम्न में से रबी की तिलहन फसल पूछे तो सरसों। सरसों राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल है भैया, राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल है। राजस्थान में सर्वाधिक किसका तेल का उपयोग होता है? सरसों के तेल का उपयोग होता है। मूंगफली का तेल का उपयोग होता है। भैया इंडिया में सर्वाधिक कौन सा तेल खाया जाता है? मूंगफली का तेल खाया जाता है। विश्व में प्रमुख तेल किसका खाया जाता है? वो सोयाबीन का खाया जाता है साथियों। किसका खाया जाता है? सोयाबीन। तो सोयाबीन है वो रबी की फसल है। किस ऋतु के साथियों? सॉरी, खरीफ की फसल है। किस ऋतु की है? खरीफ ऋतु की फसल है सोयाबीन। तो सोयाबीन अपने सर्वाधिक होती है आपके इंदौर एमपी में। कहाँ होती है? इंदौर एमपी में। तो इंदौर एमपी को, इंदौर है उसको अपन क्या कहते हैं? सोया किला कहते हैं। क्या कहते हैं? सोया किला किसको बोलते हैं? इंदौर एमपी को। एनआरसी फॉर सोयाबीन। और इंदौर कहाँ पे दोस्तों? एमपी में। कहाँ पे है? एमपी में। खरीफ की फसल अपने सोयाबीन की जो खेती होती है वो कोटा खंड में होती है। कोटा हाड़ौती खंड में होती है। कोटा हाड़ौती आप जानते हो, कोटा बूंदी बारा जालवाड़, उसमें सर्वाधिक सोयाबीन की खेती होती है। खरीफ ऋतु की तिलहन फसल है। दलहन और तिलहन दोनों की श्रेणी में जाती है। सोयाबीन दलहन और तिलहन दोनों की श्रेणी में जाती है दोस्तों। क्यों जाते हैं? इसमें प्रोटीन की मैं बात करूं सोयाबीन में, तो प्रोटीन होती है 40 से 44%। इसमें प्रोटीन होती है। वसा, वसा मतलब तेल, तेल की जो मात्रा होती है साथ है उसमें 20% होती है। आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इनमें से दलहन तिलहन दोनों प्रकार की फसल है सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन का अपन दाल के रूप में भी प्रयोग करते हैं, तिलहन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। थोड़ा मौसम है साथियों खराब हो चुका है। आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ आप तक शायद क्लियर नहीं है कि बारिश का मौसम हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को मैं ये स्टॉप करूँगा। कुछ समय बाद आपका नया वीडियो बनाऊंगा जैसे आपकी बारिश रुक जाएगी। तो इतना आप याद कर लीजिए, यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।